Hello friends, today is 19th of April and we'll be covering the following articles. Starting on the functioning of Enforcement Directorate, and in this we'll be learning that how that ED functions and what are its objective, what are its aim and all that. Enforcement Directorate कैसे काम करता है, क्या उसकी फंक्शनिंग है, उसके ऊपर बात करेंगे इस पहले आर्टिकल में. मूविंग ऑन द स्टेटस ऑफ इंडियाज़ नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी. तो इंडिया की जो अभी नेशनल साइबर सिक्योरिटी इन स्ट्रेटजी है वो कैसे काम करती है, उसका क्या स्टेटस है, क्या डिफिशियंसीज़ हैं, उनके बारे में बात करेंगे हम सेकेंड आर्टिकल में. मूविंग ऑन टू द थर्ड, व्हाट इज़ पार बॉइल्ड राइस एंड वाई सेंटर वांट्स टू स्टॉप परचेजिंग इट. तो सिंपल एज यू कैन सी, पार बॉइल्ड राइस क्या होते हैं, चावल के ऊपर है ये आर्टिकल. पार बॉइल्ड राइस क्या होते हैं और सेंटर इसको खरीदना बंद क्यों करना चाहती है, ये एक आर्टिकल है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ हीमोफीलिया. तो हीमोफीलिया क्या है और आदमियों में ज़्यादा क्यों होता है मोर देन एज़ कम्पेयर टू वुमेन, कि मैन के अंदर ज़्यादा क्यों होता है और वुमेन को इफ़ेक्ट क्यों नहीं करता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, नॉर्थ कोरिया टेस्ट न्यू वेपन्स ब्लास्टिंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटी. तो हमेशा की तरह जैसा कि नॉर्थ कोरिया की आदत है, उसने एक नई वेपन जिसमें कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो टेस्ट किया है, उसके ऊपर एक आर्टिकल है. द नेक्स्ट वन इज़ सेंटर हैज़ डायरेक्टेड कि जो क्रेमेशन मेथड्स हैं, जिससे कि जब दाह संस्कार या क्रेमेशन होता है तो उस टाइम पॉल्यूशन बहुत निकलता है बर्निंग की वजह से, तो उसको कुछ कंट्रोल करने के लिए ग्रीन क्रेमेशन मेथड्स के बारे में एक्सप्लोर करने के लिए कहा गया है. तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल है, इसके बारे में पढ़ेंगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, तो रिसेंटली मेडिकल डिवाइसेस की कोड आया है जो कि इंडस्ट्री ने वेलकम किया है कि वो कोड्स ठीक हैं, अच्छे हैं. तो उसके ऊपर एक आर्टिकल है, विल बी कवरिंग दैट आल्सो इन द 7th वीडियो. मूविंग ऑन टू द रेस्ट, कि एज यू ऑल नो दैट इन द कमिंग डेज देयर विल बी अ लार्ज नंबर ऑफ रिटायरमेंट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट. तो उसी के ऊपर बात है कि जो रिटायरमेंट की जो झड़ी या फिर जो लाइन लगने वाली है, उसकी वजह से जो पेंडेंसी केसेस में जो भी एफर्ट्स डाले थे सुप्रीम कोर्ट ने, वो दिक्कत में आ सकते हैं, वो कम हो सकते हैं, स्केल डाउन हो सकता है उनका. ओके, दीज आर द 8 आर्टिकल्स वी विल बी कवरिंग टुडे एंड मूविंग ऑन टू द वेरी फर्स्ट आर्टिकल. Good morning, everyone. आज है 19th April and let's start with the current affairs of the day. The status of India's National Cyber Security Strategy. अब जैसे कि आप जानते हैं कि अभी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पहले समझ लेते हैं. ये क्या होते हैं, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि इंडिया के सिक्योरिटी एंड डिफेंस, इंडिया नहीं मतलब किसी भी कंट्री के सिक्योरिटी एंड डिफेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी जो प्लान्स होते हैं, और डिफेंस के जितने डीआरडीओ टाइप के, कि मतलब जिनके अगर ये हैम्पर हो गए तो पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी. तो अभी द सर्च इन साइबर अटैक्स ऑन इंडियाज नेटवर्क, द सेंटर इज येट टू इम्प्लीमेंट द नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी विच हैज़ बिन इन द वर्क सिंस 2020. Cyber security is protecting cyberspace, including critical information infrastructure, from attack, damage, misuse, and economic espionage. The National Security Council of India is a three-tiered organization that oversees the political, economic, energy, and security issues of strategic concern. Why there is a need for cyber security strategy? Cyber war offensive. अब ये क्या है कि अब हर कंट्री जो है ना वो अब साइबर वॉर कर रही है, मतलब अपने जो डोमेन है ना उसमें जो साइबर सिक्योरिटी, साइबर वॉर जैसी चीज़ें हैं ना उनको एनहांस कर रही है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बाकी कंट्रीज़ है लाइक इंडिया, दे शुड ऑल्सो टेक अ स्टेप इन दिस अरीना. US is just one of the many countries that have invested significant amounts of money in developing not just the defenses against attack but the ability to mount damaging cyber warfare offenses. The countries which are believed to have the most developed cyber warfare capabilities are US, China, Russia, Israel and UK. इंक्रीज डिजिटल यूसेज पोस्ट कोविड. अब कोविड-19 की वजह से जब सारी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गई थी, तो ये जो साइबर स्पेस है ना वो सबसे ज़्यादा एक्टिव था. और उसके बाद ही जो पोस्ट कोविड सिनेरियो ना, तो उस समय अब ज़्यादा डिजिटल हम अपने लाइफ में भी हर चीज़ के लिए इनकलकेट कर रहे हैं. तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज गेटिंग डिजिटाइज इन अ वेरी फास्ट वे. दिस इंक्लूड फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक्स, पावर मैन्युफैक्चरिंग, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एक्सेट्रा.
For protecting critical sectors, it is significant that given the increasing interconnectedness of sectors and proliferation of entry points into the internet, which could further grow with the adoption of 5G, कि अब 5G गवर्नमेंट लाने का सोच रही है, ठीक है, उससे क्या होगा, स्पीड, इंटरनेट स्पीड और अच्छी हो जाएगी। तो जो ये प्रोलिफरेशन है ना साइबर स्पेस का और डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का, ये अभी बढ़ेगा, कम तो नहीं होने वाले। एक रिपोर्ट थी पालो अल्टो नेटवर्क्स 2021 की। What it said, Maharashtra was the most targeted state in India, facing 42% of all the ransomware attacks. अब ये अटैक्स भी ना काफ़ी टाइप के होते हैं, ransomware, phishing, man on the middle attack, etc. Report says that India is among the more economically profitable regions for hacker groups, and hence these hackers ask Indian firms to pay a ransom. Means ransom क्या होता है, जो फिरौती, कि आपका कुछ वो हैक कर लेंगे और उसको वापस करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए दे विल आस्क अ अमाउंट, usually using cryptocurrencies to regain access to the data. 1 in 4 Indian organizations suffered a ransomware attack in 2021. Indian organization witnessed a 218% of the increase. मतलब अब ये इंक्रीज का लेवल देख लो कि अब हमें क्यों एक साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है या हो रही है। हायर देन द ग्लोबल एवरेज, अच्छा ग्लोबल एवरेज है 21%. Increase in such attacks have brought to light the urgent need for strengthening India's cyber security. अभी है क्या, ये एक बस से फिगर है कि कैसे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, सिक्योर, सिनर्जाइज एंड स्ट्रेंथन। ये डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा कॉन्सेप्चुलाइज हुआ है कि किसने ये फ्रेम किया है। इट फोकसेस ऑन 21 एरियाज टू इंश्योर अ सेफ, सिक्योर, ट्रस्टेड, रिजिलियंट एंड वाइब्रेंट साइबर स्पेस। मेन सेक्टर्स क्या है, लार्ज स्केल डिजिटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सर्विसेज, जितनी पब्लिक सर्विसेज है ना उनका डिजिटाइजेशन होगा, क्योंकि डिजिटाइजेशन में क्या होता है ना कि जो लूप होल्स है ना उसकी जो क्या बोलते हैं कि स्पेकुलेशन अब कम हो जाती है। देयर नीड्स टू बी फोकस ऑन सिक्योरिटी इन द अर्ली स्टेज ऑफ डिजाइन इन ऑल डिजिटाइजेशन इनिशिएटिव्स एंड फॉर डेवलपिंग इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटी ऑफ असेसमेंट, इवैल्यूएशन, सर्टिफिकेशन एंड रेटिंग। सप्लाई चेन सिक्योरिटी, मतलब कोई भी आप टेक्नोलॉजी बनाओ ना तो उसके इनिशियल लेवल पे सबसे फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्या होना चाहिए, सिक्योरिटी। There should be robust monitoring and mapping of the supply chain of integrated circuits and electronic products. Product testing and certification need to be scaled up, and the country's semiconductor design capabilities must be leveraged. Critical information infrastructure protection, डिजिटल पेमेंट, स्टेट लेवल साइबर सिक्योरिटी, तो ये सब जो हमारी स्ट्रैटेजी है ना उसमें ये सब ब्रॉडर पॉइंट्स डिस्कस्ड हुए हैं। अब रिपोर्ट ना कुछ स्टेप्स भी सजेस्ट करता है कि क्या हो सकता है। बजटरी प्रोविजंस की अ मिनिमम अलोकेशन ऑफ 0.25% ऑफ द एनुअल बजट, क्योंकि उसको धीरे धीरे हम 1% तक भी बढ़ा सकते हैं, और जो सेपरेट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट है वो 15 to 20% अपनी जो IT टेक्नोलॉजी का है वो साइबर सिक्योरिटी के लिए रखें। और सेटिंग अप फंड्स ऑफ फंड्स फॉर साइबर सिक्योरिटी, उसके बाद रिसर्च, इनोवेशन, स्किल बिल्डिंग एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की R&D क्या होता है ना कि किसी भी चीज़ के आप उसमें रिसर्च करो कि और क्या पॉसिबिलिटीज़ है और क्या हो सकता है, तो और इसके लिए बट बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए भी हम गवर्नमेंट कुछ कर सकती है। इन्वेस्ट इन मॉडर्नाइजेशन एंड डिजिटाइजेशन ऑफ ICT, सेटिंग अप शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म एजेंडा। नेशनल फ्रेमवर्क शुड बी डिवाइज्ड इन कोलैबोरेशन विद इंस्टीट्यूशंस लाइक नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा। क्रिएट अ cyber security services with cadre chosen from the Indian engineering services. Crisis management, क्या बोला गया कि साइबर सिक्योरिटी ड्रिल्स करने के लिए, ताकि अगर कोई अचानक से कुछ चीज़ आ जाए ना तो एटलीस्ट वी आर प्रिपेयर्ड। तो वो ड्रिल्स कई बार हमने देखा कि फायर स्टेशन जो बिल्डिंग्स में ना फायर ड्रिल्स होती है, अगर फायर लग गया तो आपको ऐसे करना है, ऐसे करना, तो इसी तरह हमें साइबर सिक्योरिटी के एरिना में भी ये करना पड़ेगा। साइबर इंश्योरेंस, reports recommends developing cyber insurance products for critical information infrastructure and to quantify the risk. Cyber diplomacy, अभी क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट शुड प्रमोट ब्रांड इंडिया एज रिस्पॉन्सिबल प्लेयर इन साइबर सिक्योरिटी एंड क्रिएट साइबर एनवॉयज। तो मतलब इंडिया इस रिपोर्ट के थ्रू और अपने ये स्टेप्स लेके ना एक अपना ब्रांड इंडिया क्रिएट कर सकता है कि इंडिया इज़ अ रिस्पॉन्सिबल प्लेयर इन साइबर सिक्योरिटी, कोई भी गलत करता है तो वी विल बी पनिशिंग देम। साइबर इन्वेस्टिगेशन, report recommends unburdening the judicial system by creating laws to resolve spamming and fake news. It suggests charting a 5-year roadmap for factoring possible technology transformation, setting up exclusive courts to deal with cybercrime, and removing backlog of cybercrimes by increasing centers providing opinion related to digital evidence. It suggests advanced forensic training, law enforcement and other agencies should partner with their counterparts abroad. तो ये ब्रॉडर ये ना रिपोर्ट ने सजेस्ट किया है कुछ मेजर्स। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन का प्रोग्रेस देख लेते हैं।
Recent budget में MPs have questioned MENTI means Minister of Electronics and Information Technology on when the center plans to introduce the policy, जो ये साइबर सिक्योरिटी की स्ट्रैटेजी है. तो सेंटर ने क्लैरिफाई किया कि इट इज़ होलिस्टिकली एड्रेसिंग द इश्यूज बट इट हैज़ नो प्लान टू कोऑर्डिनेट विद अदर कंट्रीज टू डेवलप ग्लोबल लीगल फ्रेमवर्क ऑन साइबर टेररिज्म. तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, साइबर स्ट्रैटेजी है क्या बोलती है, और फिर ये रिपोर्ट्स ना एक्शन क्या सजेस्ट करता है, बिकॉज हमें अभी एक्शन पे ध्यान देना है, बिकॉज अभी अटैक्स एंड ऑल ये बढ़ते ही जा रहे हैं. सो वी हैव टू फोकस ऑन दिस पार्ट. अब नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं. द फंक्शनिंग ऑफ द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये एक बॉडी है. अब हम आज इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे. अब ये ईडी डायरेक्टली कभी क्वेश्चन में नहीं आएगी, बट इससे आप क्या क्या आपके कवर हो जाएंगे. मनी लॉन्ड्रिंग, इंडिया क्या क्या स्टेप्स ले रहा है इसको कंट्रोल करने के लिए. फेमा, ये एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अथॉरिटी. The ED goes back to May 1, 1956 when an enforcement unit was formed in Department of Economic Affairs for handling exchange control laws violations under the Foreign Exchange Regulation Act, FERA. ये अलग है, FEMA Act और FERA ये दो acts हैं. It is today a multi-dimensional organization investing economic offences under PMLA, Prevention of Money Laundering Act, Fugitive Economic Offenders Act, Foreign Exchange Management Act, यही है FEMA. अब ये अपनी पावर कहाँ से इसको मिलती है. When proceeds of crime are generated, अब कोई भी आपको कोई क्राइम कर रहा है और उसको बहुत सारा पैसा मिल गया, तो वो बहुत सारा पैसा तो वो डायरेक्टली दिखा नहीं सकता है, तो अब उसको पैसा कहीं ना कहीं तो पार्क करना पड़ेगा, और ये स्क्रूटनी में ना आए इसीलिए लोग क्या करते हैं कि दूसरी कंट्रीज़ में अपनी मनी पार्क कर देते हैं. तो ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था, तो इसीलिए देयर वाज अ नीड टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट द लॉन्ड्रिंग ऑफ मनी. PMLA वाज ब्रॉट इन फॉर दिस रीजन, और 2005 में इसका इनैक्टमेंट हुआ था. अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रिवेंट पार्किंग ऑफ द मनी आउटसाइड इंडिया एंड टू ट्रेस आउट द लेयरिंग एंड द ट्रेड ऑफ मनी. जो मनी लॉन्ड्रिंग है ना, उसके 3 स्टेप्स होते हैं कि पहले आप लाते हो, फिर इसको लेयर करते हो, फिर आप कैसे लॉन्डर करते हो ना, वो पूरा कॉन्सेप्ट है एक. एज पर द एक्ट, द ED गॉट इट्स पावर टू इन्वेस्टिगेट अंडर सेक्शन 48 and 49. If money has been laundered abroad, PMLA court has the right to send a letter to rogatory under section 105 of Code of Criminal Procedure. The said government can then share the documents and evidence needed by the agency. The prevented part is to create a deterrent and fear in the minds of the people. अब ED कौन से स्टेप पे किसी भी इन्वेस्टिगेशन में स्टेप इन कर सकता है. तो व्हेन एनी ऑफेंस इज रजिस्टर्ड बाय लोकल पुलिस स्टेशन विच इज जनरेटेड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ओवर 1 crore, ये आप याद रखना. और दूसरा क्या हो सकता है, इफ द ऑफेंस कम अंडर द नॉलेज ऑफ द सेंट्रल एजेंसी देन दे कैन कॉल फॉर द FIR और द चार्जशीट इफ इट इज बीन फाइल्ड डायरेक्टली बाय द पुलिस ऑफिशियल्स. इट इज डन टू फाइंड आउट इफ एनी लॉन्ड्रिंग हैज टेकन प्लेस. कि मतलब अगर कुछ बड़े अमाउंट का कुछ हुआ है तो सेंटर ना डायरेक्टली चार्जशीट FIR मान सकती है कि कहीं इसको लॉन्ड्रिंग तो नहीं, इसको लॉन्ड्रिंग का कोई केस तो नहीं है. अब डिफरेंस बिटवीन लोकल पुलिस और ED. अब एक सिनेरियो है, किसी चोर ने ना पैसे चोरी किए, ठीक है, एक थीफ है, उसने पैसे चोरी किए. अब अगर वो पैसा कुछ नहीं करता है तो यहाँ पे ED नहीं आएगी, बट अगर वो 4 साल बाद उसी पैसों से कोई प्रॉपर्टी लेता है, then the ill-gotten money is brought back into the market, or if the money is given to someone else to buy properties in different part of the country, then there is laundering of money and the ED will need to step in and look into the layering and attachment of properties to recover the money. तो यहाँ पे समझ, अगर उस पैसे का कुछ नहीं होता, वो वैसे ही रहता, तो फिर आप वो पुलिस का केस है, वो सिंपल चोरी का केस है. बट अगर वो पैसा वो किसी कोई प्रॉपर्टी बनाने में होता है, वो या वो पैसा अब्रॉड जा रहा है, लेयर हो रहा है, देन ED कैन स्टेप इन. इफ द ज्वेलरी कॉस्टिंग 1 crore इज स्टोलन, police officers will investigate. The ED, however, will attach assets of the accused to recover the amount of 1 crore. मतलब 1 crore वापस कैसे लेना है, तो जो भी चुराया है उसके जो एसेट्स हैं उसको वो सब रिकवर करने का काम ED का होता है. अदर रोल्स एंड फंक्शंस, इन्वेस्टिगेट फेमा वही जो बना ना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, PMLA के अंदर, फेरा के अंदर, ये कॉपरेशन विद अदर कंट्रीज टू कम्बैट मनी. तो ये ना ब्रॉडर इसका ये कई लॉज के अंदर काम करता है, और इसके कई अरीना है, कई डायमेंशंस भी हैं. द ED कैरीज आउट सर्च एंड सीजर आफ्टर डिसाइडिंग दैट द मनी हैज बीन लॉन्डर्ड अंडर सेक्शन 16. On that basis, the authorities will decide if arrest is needed as per section 19. Section 50 क्या कहता है, ED can also directly carry out search and seizure without calling the person for questioning. It is not necessary to summon the person first and then start with the search and seizure. तो यहाँ पे ये है कि ED डायरेक्टली किसी भी इंसान को बुला के किसी भी पर्सन को बुला सकता है, उसको कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती है. If the person is arrested, the ED gets 60 days to file the prosecution complaint and the punishment and the PMLA doesn't go beyond 7 years.
If no one is arrested and only property is attached, then the prosecution complaint along with attachment orders to be submitted before the educating authority within 16 days. तो ये थोड़ी लीगैलिटीज़ हैं, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आप एक ध्यान मतलब कि इसकी जो भी पनिशमेंट्स हैं वो 7 years के बियॉन्ड नहीं जा सकती हैं, और इसको मतलब किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, इट कैन डायरेक्टली आस्क द पर्सन. The PMLA being relatively new, can the ED investigate cases of money laundering respectively? मतलब PMLA जो है ना वो काफ़ी अभी नया है, ये जो एक्ट है, तो क्या ED ये पुराने केसेस को देख सकता है? If the ill-gotten property is acquired before the year 2005, मतलब 2005 में ED बना था, then there is no case under PMLA. But if the proceeds of the crime are possessed before 2005, kept in cold storage and used after 2005 by buying properties, then the person is liable to be prosecuted under PMLA. कि अगर उसने जो भी काम किया है, जो भी वो जहाँ जिस तरीके से पैसा लिया वो तो 2005 से पहले है, बट अगर वो पैसे को लेयर कर रहा है 2005, देन ये आएगा PMLA. अब सेक्शन 3 क्या कहता है? A person shall be guilty of the offence of money laundering if such person is found to have directly or indirectly attempted to indulge or knowingly assist a party involved in one or more of the following activities. Concealment, कि मतलब वो पर्सन जिसने किया है वो तो ठीक है, जो हेल्प कर रहा है उसका कंसील करने में, पोजेशन, एक्विजिशन, यूज और प्रोजेक्टिंग एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी और क्लेमिंग एन अनटेंटेड प्रॉपर्टी इन एनी मैनर, तो ये भी आएंगे. सो ये था ब्रॉडर ईडी के बारे में. ईडी है क्या, इसका ओरिजिन बेसिस क्या है और इसके फंक्शंस, और डिफरेंस क्या है इन्वेस्टिगेशन ऑफ पुलिस एंड ईडी. अब नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं. नॉर्थ कोरिया टेस्ट्स न्यू वेपन बोल्स्टरिंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटी. तो बेसिकली नॉर्थ कोरिया ने एक नया टेस्ट किया है जिससे कि उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को इन्हांसमेंट मिलता है. तो बेसिकली न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने एक नए टाइप का टैक्टिकल गाइडेड वेपन टेस्ट किया है. और बेसिकली किस लिए टेस्ट किया है, ताकि ये अपनी न्यूक्लियर फाइटिंग कैपेबिलिटी को इन्हांस कर सके, बूस्ट कर सके. और ये टेस्ट उन्होंने तब किया है जब एक दिन बाद में US और साउथ कोरिया के बीच में एनुअल ड्रिल्स चालू होने वाली थी. ऑलराइट, तो ये 13th वेपन टेस्ट है दिस ईयर. इस साल में ये 13वीं बार इन्होंने अपने वेपन्स टेस्ट किए हैं. और ये इस तरह के कंसर्न्स रेज करता है कि हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया बहुत जल्दी इससे भी ज़्यादा स्केल पर ये वेपन्स टेस्ट करना शुरू कर दे. ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्टेक्स्ट. अब बात करते हैं नॉर्थ कोरियन न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ की. तो नॉर्थ कोरिया रेगुलर मिसाइल टेस्ट कर रहा है एज अ पार्ट ऑफ इट्स वेपन डेवलपमेंट प्रोग्राम. ऑलराइट, अब ये मिसाइल्स हाइपरसोनिक भी हो सकती हैं, शॉर्ट रेंज वाली भी हैं, इंटरमीडिएट रेंज वाली भी हैं, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं. तो इस तरह की वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ये नॉर्थ कोरिया टेस्ट कर रहा है. ऑलराइट, जो लेटेस्ट लॉन्च है वो स्पेक्यूलेटेड है कि ये जो लेटेस्ट लॉन्च किया गया है ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का किया गया है. अगर ये कंफर्म हो जाता है तो 2017 के बाद में नॉर्थ कोरिया की ये पहली ICBM टेस्ट रहेगा. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. मिसाइल्स दैट कैन रीच द US. ऐसी कौन सी मिसाइल्स हैं जो कि US तक पहुंच सकती है नॉर्थ कोरिया की. तो नॉर्थ कोरिया की वॉनसोंग 14 जो है, बेसिकली इसका जो पोटेंशियल रेंज है वो 8000 किलोमीटर है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर तक भी हो सकती है इफ़ इट इज़ फायर्ड ऑन अ मैक्सिमम ट्रेजेक्ट्री. ऑलराइट, तो अगर ऐसा है 10,000 किलोमीटर की रेंज है इस मिसाइल की, तो इट विल गिव प्योंगयांग इट्स फर्स्ट ट्रूली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स विच इज़ केपेबल ऑफ रीचिंग न्यूयॉर्क. तो ये ऐसी मिसाइल होगी, अगर इसकी रेंज वाकई में 10,000 किलोमीटर की है तो ये न्यूयॉर्क तक हमला कर सकती है. इसके अलावा एक वॉनसोंग 15 मिसाइल जो है, बेसिकली इसका रेंज है 13,000 किलोमीटर. ओके, 13,000 किलोमीटर इसका रेंज है. सो दिस कैन पुट ऑल द कॉन्टिनेंटल US इन इट्स साइट. मतलब इससे इसकी इतनी रेंज होने की वजह से ये US के कॉन्टिनेंटल पार्ट पे कहीं भी अटैक कर सकती है. अब जो किम जोंग उन हैं, जो कि नॉर्थ कोरिया के हेड हैं, वो बेसिकली क्या चाह रहे हैं, मतलब उनके अंदर उनकी क्या नीड्स है, उनकी वांट्स है, बेसिकली वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो अक्टूबर 2020 में नॉर्थ कोरिया ने एक नया बैलिस्टिक मिसाइल अनवील किया, उसके बारे में दुनिया को बताया. वॉनसोंग 15 की तरह यह एक 2 स्टेज लिक्विड फ्यूल्ड मिसाइल है, बट विद ग्रेटर लेंथ एंड डायमीटर. तो ये थोड़ा साइज में बड़ा है एंड इट इज़ ऑल्सो अ 2 स्टेज लिक्विड फ्यूल मिसाइल लाइक वॉनसोंग 15. ऑलराइट, इट कुड ऑल्सो पॉसिबली कैरी मल्टीपल वॉरहेड्स. ये बहुत सारे वॉरहेड्स को भी कैरी कर सकती है. सो इसके कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है. इसका अननेम्ड है ये. इट इज़ बिलीव टू बी एबल टू डिलीवर अ न्यूक्लियर वॉरहेड टू एनीवेयर इन द US.
तो अननेम्ड होने की वजह से ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये यूएस में कहीं भी न्यूक्लियर वॉरहेड पहुंचा सकती है, कहीं पर भी न्यूक्लियर अटैक कर सकती है. एंड इट्स साइज सरप्राइज्ड इवन सीजन्ड एनालिस्ट व्हेन इट वाज पुट टू शो इन 2020. तो 2020 में जब इसको दुनिया के सामने लाया गया तो लोग इसकी साइज़ की वजह से बहुत ज़्यादा शॉक थे. जनवरी 2021 में नॉर्थ कोरिया ने एक और मिसाइल अनवील की. बेसिकली ये एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल थी और इसको कहा गया है कि इट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वेपन. ऑलराइट, सो इट इज़ डिक्लेयर्ड टू बी वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वेपन. The unveiling of new missiles appeared to be a message to the Biden's administration of North growing military prowess, say experts. तो बेसिकली जो नई मिसाइल्स की अनवेलिंग हो रही है तो ये बाइडन का जो मतलब बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन को एक तरीके से वार्निंग के रूप में ये सामने आ रही है. मार्च 2021 में इट कैरिड आउट अ लॉन्च ऑफ व्हाट इट कॉल्ड अ न्यू टाइप टैक्टिकल गाइडेड प्रोजेक्टाइल. तो पिछले साल मार्च में इन्होंने एक नया टाइप का टैक्टिकल गाइडेड प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया. इट वॉज एबल टू कैरी अ पेलोड ऑफ 2.5 टन्स. तो बेसिकली इसका पेलोड कितना था? 2.5 टन्स का था. ठीक है, तो ये एक न्यूक्लियर वॉरहेड भी कैरी कर सकता है. द वेपन हैज़ नॉट बीन फॉर्मली आइडेंटिफाइड. Analysts at the James Martin Center for Non-Proliferation Treaties told Reuters that it appeared to be an improved variant of the previously tested missile KN-23. तो बेसिकली इसका मतलब इसकी प्रॉपर आइडेंटिफाई नहीं किया गया था. तो एनालिस्ट जो हैं वो कुछ एनालिस्ट ने ऐसे बोला कि ये जो KN-23 है उनकी प्रीवियसली टेस्टेड मिसाइल है नॉर्थ कोरिया की, तो उसका एक इम्प्रूव वेरिएंट है. ऑलराइट, अब हम इसकी नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी मिसाइल्स हैं. तो ये है नॉडोंग मिसाइल. बेसिकली ये टेस्ट 1500 किलोमीटर की इसकी रेंज है. सिमिलरली पुगगुक्सुंग 3 1900 किलोमीटर का रेंज है इसका. पुगगुक्सुंग इसका जो 2 है ये बेसिकली 2000 किलोमीटर्स का रेंज है. मुसुदन है 4000 किलोमीटर की रेंज में. वॉसोंग है जो है 4500 किलोमीटर की रेंज में. वॉसोंग 14 जो है ये 10400 किलोमीटर की रेंज में स्पेक्यूलेटेड है. या तो ये टेस्टेड है या ऑपरेशनल है, डजेंट मैटर, बट इसकी जो स्पेक्यूलेटेड रेंज है वो यही है. वॉसोंग 15 जो है इसकी 13000 किलोमीटर की रेंज है. तो बेसिकली ये मेजर मिसाइल्स हैं नॉर्थ कोरिया के पास में. ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. The test last September of a long-range cruise missile could pose yet more another challenges for defense system. तो बेसिकली पिछले सितंबर में जो टेस्ट हुआ है लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल का, वो डिफेंस सिस्टम के लिए नए चैलेंजेस ला सकता है. एज दीज मिसाइल्स डू नॉट हैव टू फॉलो अ स्ट्रेट ट्रेजेक्ट्री एंड कैन बी प्रोग्राम टू अवॉइड डिटेक्शन. क्यों ये डिफेंस सिस्टम के लिए मेजर चैलेंज क्यों है? क्योंकि ये एक स्टेल्थ मिसाइल टाइप में एक्ट कर रहे हैं. मतलब ये कोई स्ट्रेट ट्रेजेक्ट्री फॉलो नहीं करते हैं और इनको डिटेक्ट करना इसी वजह से डिफिकल्ट हो जाता है. ये 1500 किलोमीटर की रेंज तक ट्रैवल कर सकते हैं, विच पुट्स मच ऑफ जापान विद इन रेंज, ऑल्दो इट इज़ नॉट क्लियर एज हाउ इट इज़ गाइडेड वेदर इट कुड कैरी न्यूक्लियर पेलोड. तो बेसिकली इसका रेंज 1500 किलोमीटर का आसपास का है. तो जापान जो मोस्ट ऑफ द जवान है ये कवर कर सकती है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ये स्ट्रेट पाथ फॉलो नहीं करती, तो इसकी ट्रेजेक्ट्री को गाइड कैसे किया जाएगा और ये न्यूक्लियर केपेबल है कि नहीं है. Unlike ballistic missiles, current UN Security Council sanctions do not prohibit North Korea from testing cruise missiles. So ballistic missiles के से अलग जो current UN Security Council sanctions हैं वो नॉर्थ कोरिया को क्रूज मिसाइल्स की टेस्टिंग से नहीं रोकते हैं, सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग से रोकते हैं. ऑलराइट, द हाइपरसोनिक मिसाइल्स टेस्टेड लास्ट सितंबर कैन ट्रैवल एट मच फास्टर स्पीड्स. जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स लास्ट सितंबर में टेस्ट की गई है ये बहुत ज़्यादा स्पीड पर ट्रैवल कर सकती है एंड दे कैन अवॉइड रेडार डिटेक्शन फॉर लॉन्गर देन बैलिस्टिक मिसाइल्स. तो बैलिस्टिक मिसाइल से भी ज़्यादा रेंज में ये रेडार डिटेक्शन को अवॉइड कर सकती है. ठीक है, ऐसा भी माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो इनको नॉर्थ कोरिया में बी एबल टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर इट फुली फ्यूल्ड अलाउिंग फॉर क्विकर लॉन्च टाइम्स. तो बेसिकली ऐसे कहा गया है कि इसको फुली फ्यूल कर सकती है नॉर्थ कोरिया, इसको ट्रांसपोर्ट कर सकती है जिससे कि लॉन्च टाइम बहुत कम हो सकता है. अब हम थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब्स की बात कर लेते हैं. बेसिकली तो 3 सितंबर 2017 को नॉर्थ कोरिया ने अपना सबसे बड़ा न्यूक्लियर टेस्ट किया. कहाँ पर? एट इट्स पंगिरी टेस्ट साइट. ऑलराइट, जो बेसिकली इस डिवाइस की एक्सप्लोजिव पावर की जो एस्टिमेट्स हैं और जो इसके बेसिकली जो इसका ईल्ड है, मतलब जो कितना ये ईल्ड कर सकती है, इसकी एक्सप्लोजिव पावर कितनी है, तो वो बेसिकली मानी गई है 100 से लेकर 370 किलो टन्स. अगर 100 किलो टन्स का ये ईल्ड करती है तो दैट वुड मेक द टेस्ट 6 times मोर पावरफुल दैट द बॉम्ब ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा इन 1945.
अगर इसकी पावर, इसकी जो एक्सप्लोजिव पावर है वो 100 किलोटन की भी है, तो ये बॉम्ब हिरोशिमा पे गिराया गया 1945 में जो हिरोशिमा पे बॉम्ब गिराया गया था उससे भी 6 गुना ज़्यादा पावरफुल बॉम्ब रहेगा ये। तो ये बहुत बड़ा एक इशू है, कंसर्न का ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिकॉज नॉर्थ कोरिया बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड रहता है, तो मतलब बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है नॉर्थ कोरिया। ऑलराइट, ये बेसिकली है कि टेस्ट साइट जो है वहाँ पर जब टेस्ट हुए तो कितना अर्थक्वेक कितना मैग्नीट्यूड रहा बेसिकली, तो उससे क्या होता है ना कि एक्सप्लोसिव पावर का ये लोग एस्टिमेट निकाल लेते हैं। सितंबर 2017 में जो इन्होंने टेस्ट किया उससे जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड था दैट वाज 6.3। दिस शोज कि जो टेस्ट उन्होंने किया था उस न्यूक्लियर वेपन का कैपेबिलिटी कितना ज़्यादा है। ऑलराइट, नाउ नॉर्थ कोरिया ने क्लेम किया कि ये टेस्ट जो था वो नॉर्थ कोरिया का पहला थर्मो न्यूक्लियर वेपन था, जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, वेयर एन एटॉमिक डिटोनेशन इज बूस्टेड बाय अ सेकेंडरी फ्यूजन प्रोसेस टू प्रोड्यूस अ फार बिगर ब्लास्ट। तो बेसिकली क्या है कि अनकंट्रोल्ड एक्सप्लोजन होता है, और इसमें क्या होता है कि एटॉमिक डिटोनेशन जो है बेसिकली सेकेंडरी फ्यूजन से मतलब बूस्ट होता है। अप्रैल 2018 में नॉर्थ कोरिया ने अनाउंस किया कि वो अब फर्दर न्यूक्लियर टेस्ट को एक बार सस्पेंड कर देगा, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटीज जो है वेरीफाई हो गई है, मतलब दुनिया को पता चल गया है कि नाउ नॉर्थ कोरिया इज न्यूक्लियर केपेबल। ऑलराइट, नॉर्थ कोरिया ने ये भी प्रॉमिस किया था कि वो जो पुंगेरी साइट है उसको डिसमेंटल कर देंगे, एंड उसने मई 2018 में कुछ टनल्स जो थे उनको भी मतलब उड़ा दिया था। ठीक है, तो मतलब उस टाइम पे तो उसने दावा किया कि हम लोग अब न्यूक्लियर अपनी प्रोग्रेस हमने दिखा दी दुनिया को, तो हम न्यूक्लियर टेस्ट को रोक देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जैसे जब किम जोंग उन और उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे ट्रंप, उस साल जो उनके बीच में जब बात हुई तो प्योंगयांग ने ये भी कहा कि इट वुड डिस्ट्रॉय ऑल इट्स न्यूक्लियर मटेरियल एनरिचमेंट फैसिलिटीज़। तो बेसिकली उस टाइम नॉर्थ कोरिया ने ये भी मतलब कमिटमेंट किया कि वो अपनी न्यूक्लियर मटेरियल एनरिचमेंट फैसिलिटीज़ जो है उनको भी डिस्ट्रॉय कर देगी। लेकिन वो कहा उन्होंने, लेकिन के बाद में जो एक कंक्लूजन निकलना चाहिए था उन बातों का, उन टॉक्स का, दैट वाज ऑल इनकंक्लूसिव। ऑलराइट, The UN's Atomic Agency reported in 2021 that on the basis of satellite imagery, it appeared North Korea has restarted the Yongbyon reactor thought to be its main source of weapon grade plutonium. तो बेसिकली जो यूएन का एटॉमिक एजेंसी है उसने 2021 में ये रिपोर्ट किया कि अगर सैटेलाइट की देखें, सैटेलाइट्स के अकॉर्डिंग, सैटेलाइट इमेजरी के अकॉर्डिंग नॉर्थ कोरिया ने अपना योंगब्योन रिएक्टर को वापस से स्टार्ट कर दिया है, जो कि प्लूटोनियम का, वेपन्स ग्रेड प्लूटोनियम का मेजर सोर्स है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी उसने ये भी कहा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम वाज गोइंग फुल स्टीम अहेड विद द वर्क ऑन प्लूटोनियम सेपरेशन, यूरेनियम इनरिचमेंट एंड अदर एक्टिविटीज़। और ये भी कहा गया कि वहाँ पर जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बहुत स्पीड से चल रहा है, बहुत ज़्यादा फुल फ्लेजेडली चल रहा है, और वहाँ पर न्यूक्लियर सेपरेशन, प्लूटोनियम सेपरेशन, यूरेनियम इनरिचमेंट और इस टाइप की अलग अलग न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ कैरी ऑन हो रही है। मतलब वहाँ पर न्यूक्लियर अपने आप को न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में, न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाना जो नॉर्थ कोरिया चाह रहा है, वो उस पर जो वर्क है वो बहुत फुल फ्लेजेडली चल रहा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड कि जो मिलिट्री बैलेंस क्या है बेसिकली नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, इनिशियली तो ये एक ही कंट्री का पार्ट थे, तो बेसिकली वहाँ पर अभी जो एक्टिव फोर्सेज है नॉर्थ कोरिया में 12,80,000 की है, सो दिट इज़ वेरी बिग। ओके, आर्मी है 11 लाख की, नेवी है 60,000 की, एयरफोर्स है 1,10,000 की। ठीक है, उसके अलावा रेगुलर रिजर्व्स जो है, मतलब कि एक्स्ट्रा कभी भी ज़रूरत पड़ जाए तो उस हिसाब से जो मैन है, वो जो मैन पावर है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो बेसिकली 6 लाख का है। पैरामिलिट्री की देखें तो 1,89,000 का है। पैरामिलिट्री रिजर्व्स है 57 लाख के, मतलब ओवरऑल सिटीजन्स को भी इसने इंक्लूड कर लिया है। टैंक्स देखें तो 3,500 टैंक्स हैं, एयरक्राफ्ट है 545, सबमरीन्स है 73, आर्टिलरी है 31,600, सो इट इज़ अ वेरी बिग नंबर। ऑलराइट, नाउ इंडिया नॉर्थ कोरिया रिलेशंस, अब हम बेसिकली इंडिया नॉर्थ कोरिया रिलेशंस की भी बात कर लेते हैं। तो इंडिया ने अपने नॉर्थ कोरिया के साथ में टाइज जो थे वो अपग्रेड किए थे। कैसे? जब उन्होंने उस मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम किरेन रिजिजू को वहाँ पर नॉर्थ कोरियन नेशनल इंडिपेंडेंस डे पे पार्टिसिपेट करने के लिए, उसके इवेंट्स के लिए में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडिया ने भेजा था। ऑलराइट, इंडिया के जो नॉर्थ कोरिया के साथ बायलैटरल ट्रेड्स हैं वो बेसिकली फ्रॉस्टी रहे हैं, मतलब कि अच्छे नहीं रहे हैं। ऑलराइट, क्यों? क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पाकिस्तान के साथ में अच्छे रिलेशंस रहे हैं बेसिकली।
नॉर्थ कोरिया में दुनिया के मिनरल्स और रेयर अर्थ मेटल्स का सबसे बड़ा ग्लोबल डिपॉजिट माना जाता है, जो कि इंडिया की आईटी इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया भी बेसिकली नॉर्थ कोरिया के साथ में अच्छे रिलेशंस इस्टेब्लिश कर सकता है, जैसा कि यूएस ने ईरान और क्यूबा के उसमें किया है, केस में किया है। ऑलराइट, देयर इज़ अ रश फॉर स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज इन कंट्रीज लाइक नॉर्थ कोरिया दैट वर ब्लॉकेडेड एंड सैंक्शनड अवे फ्रॉम द ग्लोबल इकोनॉमी। ऑलराइट, तो बेसिकली ये कहा क्या है कि नॉर्थ कोरिया देयर इज़ अ रश फॉर स्ट्रैटेजिक रिसोर्सेज इन कंट्रीज, बेसिकली जो स्ट्रैटेजिक रिसोर्सेज है उनके लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है, नॉर्थ कोरिया में। इंडिया शुड बी एन अर्ली बर्ड इन द नॉर्थ कोरिया जस्ट इन केस नॉर्थ कोरियन इकोनॉमिक टाइज विद द वर्ल्ड अंडरगो चेंज इन द फ्यूचर। तो इंडिया को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वो नॉर्थ कोरिया के साथ में अपने रिलेशंस को सुधार सके, इन केस नॉर्थ कोरिया आइसोलेट होने की बजाय ग्लोबलाइज होने की कोशिश करता है। अगली न्यूज़ है एक्सप्लोरेशन ऑफ ग्रीन क्रीमेशन मेथड्स। तो बेसिकली ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है उसने सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को ये ऑर्डर दिया है कि अब उन्हें क्रिमेशन या दाह संस्कार के लिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, उनकी तरफ स्विच ओवर करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा ये भी कहा है कि आप इलेक्ट्रिक और पाइप नेचुरल गैस क्रिमेटोरियम का भी वायबिलिटी एक्सप्लोर कीजिए। ये देखिए कि इलेक्ट्रिक और पाइप नेचुरल गैस क्रिमेटोरियम्स जो हैं वो कितने इफेक्टिव हैं। तो ये कदम उठाया गया है टू कर्ब एयर पोल्यूशन। ओके, नाउ व्हाट इज़ द बैकग्राउंड की जो बेंच है एनजीटी की, उसने कहा है कि एयर पोल्यूशन जो है, क्रिमेशन जो होता है, दाह संस्कार जो होता है, उसमें एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रिक या फिर पाइप्ड नेचुरल गैस क्रिमेटोरियम की वजह से ये पोल्यूशन बहुत हद तक कम हो सकता है एज़ कम्पेयर टू वुड बेस्ड क्रिमेटोरियम। जो हिंदू रीति रिवाजों में जो अभी दाह संस्कार की प्रथा है उससे बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है, बेसिकली ये बोला गया है। तो अपनी जो हिंदू रिलीजियस बिलीव्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो मोड ऑफ क्रिमेशन होता है बाय फायर, मतलब जो आग दाह संस्कार करते हैं आग से लकड़ियों को यूज़ करके, वो बेसिकली बहुत पवित्र माना जाता है। लेकिन एक दाह संस्कार करने में 350 से 450 किलो लकड़ी जलाई जाती है। ऑलराइट, एनजीटी ने ये भी क्लियर किया है कि इट हैज़ नो इंटेंशन टू हर्ट एनी रिलीजियस बिलीफ and it has also asked all the states and union territories to consider remedial steps to prevent such pollution and educate and motivate people to switch over to environment friendly methods for cremation। तो बेसिकली ये भी कहा है एनजीटी ने कि उनका वो किसी भी रिलीजियस ग्रुप को या किसी रिलीजियस बिलीफ को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, और उन्होंने सब स्टेट्स और यूटीज़ को बोला है कि आप एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कीजिए और लोगों को इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स की तरफ मूव करने के लिए प्रेरित कीजिए। ऑलराइट, जो अथॉरिटीज़ होंगी वे इलेक्ट्रिक और पाइप नेचुरल गैस क्रिमेटोरियम के अलावा वुड बेस्ड क्रिमेटोरियम की वायबिलिटी को दोनों को एक्सप्लोर करेगी और देखेगी कि इन दोनों से इन्वायरमेंट पे कितना इफेक्ट पड़ता है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। बेसिकली इको फ्रेंडली क्रिमेशन मेथड कौन कौन से होते हैं, तो बहुत सारे क्रिमेशन मेथड्स होते हैं जो कि इको फ्रेंडली होते हैं, न्यूज़ में भी कई बार आते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले है बायोक्रिमेशन। ऑलराइट, तो ये एक नई डेवलप टेक्नोलॉजी है जिसने वाटर क्रिमेशन पॉसिबल किया है। तो इसमें क्या होता है कि वाटर एक एल्कली सोल्यूशन और हीट का यूज़ करके बॉडी को क्रिमेट किया जाता है, और मशीन्स जो हैं वो क्या करती हैं कि जो कार्बन फुटप्रिंट होता है, जो एशेज निकलती है या जो दूसरा कार्बन फुटप्रिंट होता है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करती है। ये कई एरियाज़ में वायबल है, लेकिन ज़्यादातर जगह पर इंक्लूडिंग इंडिया ये अवेलेबल नहीं है। ये अभी एक नई टेक्नोलॉजी है, तो इसका वाइड स्प्रेड यूज़ अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन फ्यूचर में वाइड स्प्रेड यूज़ इसका हो सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज एक्वामेशन। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, 2022 जनवरी में ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, तो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कि जो डिसीज्ड है उसकी बॉडी को एक वाटर और एक स्ट्रॉन्ग एल्कली सोल्यूशन के मिक्सचर में रखा जाता है इन अ प्रेशराइज मेटल सिलेंडर, और इसको 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाता है। ऑलराइट, तो वाटर फ्लो, टेम्परेचर और एल्कलिनिटी की वजह से क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में वो ब्रेक हो जाते हैं, और उसकी वजह से सिर्फ बोन फ्रेगमेंट्स रहते हैं, और जो लिक्विड बचा रहता है वो एक न्यूट्रल लिक्विड होता है। ऑलराइट, इट इज़ स्टेराइल एंड इसमें किसी बहुत सॉल्ट, शुगर, अमीनो एसिड्स और पेप्टाइड्स होते हैं। बेसिकली ऑर्गेनिक मटेरियल्स ही होते हैं।
कोई टिश्यू नहीं होता है, कोई डीएनए नहीं होता है बेसिकली इस प्रोसेस में। तो ये एक्वामेशन में और ट्रेडिशनल क्रीमेशन में डिफरेंस क्या है ये भी देख लेते हैं। तो मर्क्यूरी एमिशंस की अगर हम बात करें तो बेसिकली जलाया नहीं जा रहा है बॉडी को, तो उसकी वजह से मर्क्यूरी एमिशंस जैसा कि ट्रेडिशनल क्रीमेशन में देखा जाता है 2 से 4 ग्राम होते हैं, एक्वामेशन में 0 होता है, ठीक है। एनर्जी यूसेज की बात करें तो 350 से 450 किलो एक क्रीमेशन में लकड़ी उठती है। तो इस अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल क्रीमेशन में फ्यूल बहुत ज़्यादा बर्न होता है, जबकि ट्रेडिशनल क्रीमेशन का सिर्फ 12% एक्वामेशन में यूज़ होता है। ऑलराइट, कार्बन फुटप्रिंट्स की बात करें तो क्योंकि जब लकड़ियाँ जलती है तो उससे बहुत अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन प्रोड्यूस होता है, कार्बन एमिशंस होते हैं। ऑलराइट, तो बेसिकली एक्वामेशन में सिर्फ 1/10 अमाउंट ही प्रोड्यूस होता है। ऑलराइट, बोन ऐश की बात करें तो ट्रेडिशनल क्रीमेशन में एशेस बहुत कम प्रोड्यूस होती है, जबकि एक्वामेशन में ये एशेस जो हैं बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, 20% मोर देन ट्रेडिशनल क्रीमेशन। ऑलराइट, इको फ्रेंडलीनेस की बात करें तो इको फ्रेंडली बहुत ज़्यादा है एक्वामेशन, क्योंकि इसमें आग नहीं जलाई जा रही है, लकड़ियाँ नहीं यूज़ हो रही जिसकी वजह से पेड़ों को नहीं काटा जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। एंड दे आर ऑल्सो पेट फ्रेंडली। तो ट्रेडिशनल क्रीमेशन से जो स्मोक निकलता है उसकी वजह से लोगों को, जो जानवर होते हैं उनको भी एयर पोल्यूशन की वजह से सफ़र करना पड़ता है, लेकिन एक्वामेशन में क्योंकि स्मोक प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो इट इज़ वेरी पेट फ्रेंडली। तो ये सब इसके कंपैरेटिव पॉइंट्स है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल क्रीमेशन। ऑलराइट, तो इसमें होता क्या है, प्रोसेस भी देख लेते हैं एक बार टेबल के फॉर्म में। तो बॉडी 95% वाटर एंड 5% अल्कलाइन केमिकल्स। वो केमिकल चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, कुछ भी हो, डजेंट मैटर। तो ये पोटेशियम जो हाइड्रोक्साइड होता है, जो एल्कली का जो मेजर आयन होता है हाइड्रोक्साइड, वो बेसिकली क्या करता है, बॉडी के अंदर जो केमिकल्स होते हैं उनके बॉन्ड्स को तोड़ देता है। इस प्रोसेस को हाइड्रोलिसिस बोला जाता है, साइंटिफिक टर्म है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या होता है कि जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं बॉडी के, मॉलिक्यूल्स और ये बॉन्ड्स होते हैं, ये टूट जाते हैं और हीट से ये प्रोसेस जो डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस है ये स्पीड अप होता है, और इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ बोन फ्रैगमेंट्स निकलते हैं जो कि कैल्शियम फॉस्फेट होता है, और उसके अलावा स्टेराइल एफ्लुएंट्स निकलते हैं, वाटर, सॉल्ट, अमीनो एसिड्स एंड पेप्टाइड्स। तो ये भी ऑर्गेनिक होते हैं, तो इट डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज पोर्टेबल टेक ट्रेडिशनल इको फ्रेंडली मोबाइल क्रीमेशन सिस्टम। ऑलराइट, तो ये होता क्या है पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली आईआईटी रोपड़ जो है वहाँ के स्टूडेंट्स से बनाया गया है, बेसिकली वहाँ पर बनाया गया है। तो इसमें क्या है कि मूवेबल इलेक्ट्रिक क्रीमेशन सिस्टम है। तो ये क्या है, इट इज़ अ फर्स्ट ऑफ अ काइंड टेक्नोलॉजी जिसमें कि वुड यूज़ करने के बावजूद भी स्मोकलेस क्रीमेशन होता है। ट्रेडिशनल क्रीमेशन के कंपैरिजन में ये सिर्फ आधा अमाउंट का वुड यूज़ करता है, अप्रॉक्सीमेटली 150 किलो के आसपास या 200 किलो के आसपास ही इसका जो वुड कंजम्पशन होता है। ऑलराइट, और ये फिर भी इको फ्रेंडली है, क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, कंबशन एयर सिस्टम को यूज़ करता है, ये एक स्मोकलेस सिस्टम होता है। विक स्टोव टेक्नोलॉजी के बेस में बेसिकली क्या होता है कि जैसे दिया जलता है तो उसमें जो दिया की जो बत्ती होती है वो बेसिकली येलो होती है, जब वो जलती है तो वो येलो तरीके से चमकने लग जाती है, येलो। तो बेसिकली इसी टेक्नोलॉजी पे ये बेस्ड है। तो इसमें क्या होता है कि कंबशन एयर सिस्टम्स इंस्टॉल करने की वजह से, जैसे जब येलो विक जलती है तो बेसिकली उसमें से स्मोक निकलता है, ब्लैक स्मोक। तो ये क्या करते हैं, इतना प्रॉपर ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं कि वो जो स्मोक है, वो जो विक है, वो बेसिकली ब्लू फ्लेम में कन्वर्ट हो जाए, जो येलो फ्लेम है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, स्मोकलेस ब्लू फ्लेम में। तो इससे पोल्यूशन नहीं होता है। ऑलराइट, जो इंसिनरेटर होता है, जो क्रीमेशन सिस्टम होता है, वो 1044 डिग्री तक गर्म होता है, जिसकी वजह से पूरी तरीके से स्टेरिलाइजेशन हो जाता है। ऑलराइट, कम वुड यूज़ होने की वजह से अबाउट हाफ ऑफ द वुड कंजम्पशन होने की वजह से कार्बन फुटप्रिंट भी हाफ घट जाता है, हाफ अमाउंट तक घट जाता है। ऑलराइट, दोनों तरफ स्टेनलेस स्टील का इंसुलेशन होता है, तो हीट लॉस नहीं होता है और लेस वुड कंजम्पशन होता है। ऑलराइट, इट ऑल्सो हैज़ अ ट्रे बीनीथ फॉर ईजी रिमूवल ऑफ एशेस। तो एशेस कलेक्ट करने के लिए इसके नीचे ट्रे भी होती है। ऑलराइट, दिस इज ऑल अबाउट पोर्टेबल टेक इको फ्रेंडली मोबाइल क्रीमेशन सिस्टम। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ग्रीन क्रीमेशन। तो ये भी एक नई टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है कि फ्लेम बेस्ड क्रीमेशन के कंपैरिजन में ये बिल्कुल इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव है। बॉडी को एशेज में रिड्यूस कर दिया जाता है, मतलब वही इलेक्ट्रिसिटी और बाकी दूसरे इको फ्रेंडली मेथड्स का यूज़ करके बॉडी को एशेज में कन्वर्ट कर दिया, उसको फैमिली को दे दिया। इस प्रोसेस में फ्लेम्स यूज़ नहीं होती है जैसा कि पहले वाले प्रोसेस में होती है, इसमें फ्लेम्स यूज़ नहीं होती है। तो ये एक नेचुरल चॉइस है। इसमें बहुत ज़्यादा बिल्कुल कम कार्बन फुटप्रिंट होता है।
ऑलराइट, नाउ अब हम बात करते हैं एनजीटी की। तो एनजीटी की बात करते हैं हम लोग। तो एनजीटी 18 अक्टूबर 2010 में बनाया गया था अंडर द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। It is established for the effective and expeditious disposal of cases relating to environment protection and conservation of forests and other natural resources। तो ये क्या है, environment protection या environment से related जो केसेस होते हैं उनके स्पीडी डिस्पोजल के लिए इसको एस्टैब्लिश किया गया था। इसकी प्रिंसिपल सीट कहाँ पर है, न्यू दिल्ली पे, और जो इसकी सबॉर्डिनेट सीट्स हैं वह भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई। ऑलराइट, तो इस पे जो रूल्स लागू होते हैं, जो प्रोसीजर ये फॉलो करता है, इट इज़ नॉट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। ये प्रोसीजर ये फॉलो नहीं करता। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट इट इज़ गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NGT is mandated to make disposal of applications or appeals finally within 6 months of filing of the same। तो कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी कंप्लेंट आती है NGT के पास में, तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर उस पर फैसला सुनाना ज़रूरी है। ऑलराइट, एनजीटी के इस्टेब्लिशमेंट के साथ में इंडिया वर्ल्ड का 3rd कंट्री बना है जिसका एक स्पेशलाइज्ड एनवायरनमेंट ट्राइब्यूनल है आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में ऐसे ट्राइब्यूनल्स हैं जो इन्वायरमेंट को डेडिकेटेड है। इंडिया जो है वो 3rd कंट्री है। ऑलराइट, और वर्ल्ड की फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री है। ऑलराइट, तो बेसिकली ट्राइब्यूनल्स के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनकी बात कर लेते तो पहला है प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ना फॉलो करके प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस फॉलो करता है। पल्यूटर पेस प्रिंसिपल भी है कि जो पोल्यूशन करेगा वही उसका पेनल्टी उठाएगा। प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सेल्फ अंडरस्टूड है कि सेल्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल रहता है। एंड प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल कि पोल्यूशन को कंट्रोल कर लिया जाए, पहले ही प्रिकॉशंस ले लिए जाए। तो ये 3-4 प्रिंसिपल्स हैं जो कि ट्राइब्यूनल अप्लाई करता है। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट एनजीटी। हमने ग्रीन क्रीमेशन मेथड्स भी देख लिए। इसमें जो अपना एक्वामेशन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये अभी न्यूज़ में आया था जनवरी 2022 में ही। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज ऑल अबाउट इन दिस न्यूज़। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ है रिगार्डिंग पार बॉइल्ड राइस। ये क्या होता है, कैसे इसको बनाया जाता है, आगे देखेंगे। और सेंटर क्यों इसकी परचेसिंग को अभी स्टॉप करना चाह रही है, ये इंपॉर्टेंट है GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें सब सेक्शन आएंगे इशूज रिलेटेड टू बफर स्टॉक्स एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ दिस काइंड ऑफ ग्रेन्स। सो रिसेंटली ये न्यूज़ आई थी कि तेलंगाना के CM और उनके मेंबर्स जो हैं कैबिनेट के, उन्होंने एक धरना प्रदर्शन किया था तेलंगाना हाउस के बाहर, जो डिमांड कर रहे थे कि ये जो पेडी प्रोक्योरमेंट है, यानी कि जो चावल है, इसकी एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए इनकी प्रोक्योरमेंट में सेंटर के द्वारा। सो सेंटर के द्वारा एक स्टेटिंग आई थी कि वो अभी एक्सेस में पार बॉइल्ड राइस का स्टॉक है, तो वो फिलहाल के लिए इसको नहीं खरीदना चाहती है। सो पार बॉइल्ड राइस क्या होता है ये जान लेते हैं। पार बॉइल्ड राइस जो है वो कोई नया प्रैक्टिस नहीं है, ये काफ़ी वक्त से, काफ़ी एंशिएंट टाइम से इंडिया में फॉलो किया जा रहा है। तो इसका मीनिंग होता है पार बॉइल्ड राइस। एक्चुअली इसको हिंदी में उसना चावल बोलते हैं। सो यानी कि पार्टली कुक्ड, जिसको धान के जो छिलके के साथ ही इसको थोड़े टाइम तक के लिए उबाल लिया जाता है। तो एक्चुअली ये जो पार बॉइल्ड राइस है, इसका कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या फूड मिनिस्ट्री के नज़र में। सो इससे रिलेटेड जो इश्यूज आते हैं, क्योंकि जो मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उनको ही इससे प्रॉब्लम होने वाली है। सो चलिए देखते हैं। सो देख लेते हैं कि आखिर पार बॉइल्ड राइस जो होती है उसका प्रोसेस क्या होता है, आई मीन उसको बनाने का प्रोसेस क्या होता है। सो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट CFTRI एक मेथड अप्लाई करती है, जिसमें धान को यानी कि पैडी को हॉट वाटर में 3 घंटे के लिए डुबो के रखा जाता है, जो कि कन्वेंशनल मेथड से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि कन्वेंशनल मेथड में इसको 8 घंटे के लिए सोक करके रखा जाता है। उसके बाद जो पैडी होता है उसे 20 मिनट के लिए स्टीम किया जाता है। अब पैडी जब ड्राई हो जाता है तो उसे शेड में रखा जाता है, और फिर कभी कभी सन ड्राई भी इसको किया जाता है। मोस्टली तो सन ड्राई किया जाता है, लेकिन ये जो CFTRI है ये इसको पार्टली शेड में ही रखते हैं। जो पैडी प्रोसेसिंग रिसर्च सेंटर है
PPRC तंजावुर वो क्रोमेट सोकिंग प्रोसेस का यूज़ करती है फॉर पार बॉइलिंग द राइस। सो इसमें क्या किया जाता है कि जो क्रोमेट होता है जो एक सॉल्ट की एक फैमिली होती है, सो वो क्या करता है कि जो एनायंस होते हैं वो क्रोमियम और ऑक्सीजन दोनों से भरपूर होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि इस प्रोसेस के थ्रू बॉईल करते हैं एक इस क्रोमेट को पर्टिकुलरली डाल के। ये क्रोमेट क्या करता है कि जो ओडर आता है वेट राइस से उसको रिमूव कर देता है। जनरली जो ये पार बॉइल्ड राइस होती है उसमें ओडर का स्मेल आने का काफ़ी इशू रहता है, सो इसके थ्रू वो चले जाता है। अब कौन कौन सी राइस वेराइटीज़ जो होती हैं वो सुटेबल होती हैं आखिर, तो जनरली ऑल टाइप ऑफ राइस जो हैं वो उनको पार बॉईल किया जा सकता है, उसको उसना चावल बनाया जा सकता है। लेकिन जो अरोमेटिक वेरिएशंस वाले जो चावल होते हैं जिनमें सुगंध होता है, लाइक बासमती, दुबराज जैसे जो चावल हैं, उनको पार बॉईल करने पर उनका जो एरोमा है, जो फ्रेगरेंस है वो चले जाता है। तो इन जो वेराइटीज़ है उसको अवॉइड किया जाता है, नहीं किया जाता है उसमें। सो अब पार बॉइलिंग का बेनिफिट क्या है, तो इससे राइस जो है वो टफर होता है। राइस को जो ब्रेक होने के जो चांसेस रहते हैं ड्यूरिंग मिलिंग वो थोड़ा सा कम हो जाता है। एंड ये न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होता है राइस का उसको बढ़ाता है। हायर रेजिस्टेंस भी ये प्रोवाइड करता है फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड फंजाई, जो कि नॉर्मल राइस से काफ़ी बेटर होता है। डिसएडवांटेजेस भी हैं कि डार्क हो जाता है और वो स्मेल की जो प्रॉब्लम आती है वो हो जाता है, क्योंकि सोक किए रहते हैं तो उसमें थोड़ी बैक्टीरिया की इशू आती है जिसकी वजह से एक ओडर आता है उसमें। और जो नॉर्मल चावल की जो मिलिंग होती है, जो छिलके को निकाला जाता है, धान से जो छिलके को निकाला जाता है, तो नॉर्मल जो मिलिंग की यूनिट होती है, पार बॉयल राइस की जो मिलिंग मशीन्स चाहिए उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है नॉर्मल राइस से। सो ये भी एक इशू है इसमें। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। पार बॉइल्ड राइस की जो स्टॉक है वो यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 16 लाख टन पार बॉइल्ड राइस सिर्फ तेलंगाना के अकेले का शेयर है, उसके बाद तमिलनाडु का आता है। बाकी स्टेट के जो शेयर देखें आप काफ़ी मिनिमल दिख रहे हैं। टोटल स्टॉक जो है वो 40.58 लाख टन है। सो गवर्नमेंट शायद इसीलिए प्रोक्योरमेंट को थोड़ा देर के लिए रोकना चाह रही है। ये कुछ और स्टेटिस्टिक्स है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो अब पार बॉइल्ड राइस की है जो डिमांड वो आखिर कितनी है, क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सो जो इसकी डिमांड है वो 20 लाख टन पर एनम है। अब क्योंकि गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी 40 लाख टन से भी ज़्यादा का है, सो उनका कहना है कि जो नेक्स्ट 2 ईयर तक हमारे पास स्टॉक है तो इसको फ़िलहाल स्टॉप किया जाए। लेकिन उसके पीछे रीज़न ये भी है कि रिसेंटली करेंट टाइम में जो डिमांड है पार बॉइल्ड राइस की वो कुछ साल में कमी होती गई है इसकी डिमांड में। सो जो पार बॉइल्ड राइस कंज्यूमिंग जो स्टेट्स हैं जैसे कि झारखंड, केरला, तमिलनाडु, वहाँ तो बढ़ा है, लेकिन जो राइस का जो मूवमेंट है देखो यहाँ पे तेलंगाना का शेयर देख सकते हैं आप, तमिलनाडु का शेयर देख सकते हैं। सो यहाँ पे प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है लेकिन मूवमेंट जो होती है स्टेट टू स्टेट वहाँ पे शायद उतनी डिमांड इंक्रीज़ नहीं हो पा रही है। सो FCI पहले पार बॉइल्ड राइस को तेलंगाना जैसे स्टेट से प्रोक्योर करती थी, लेकिन अब क्योंकि अदर स्टेट्स भी इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं तो शायद इतनी डिमांड क्रिएट नहीं हो पा रही है। सो अब इसके लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप ले सकती है? गवर्नमेंट इसके लिए कर सकती है कि फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को है जारी रखे, भले क्वांटिटी थोड़ी कम कर दें, लेकिन प्रोक्योरमेंट को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड सेंटर स्टेट कोऑपरेशन वाले जैसे वो थीम है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि पार बॉइल्ड राइस क्या होता है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। बेनिफिट्स क्या है इसके, डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, और ये डिमांड जो हमने यहाँ पे देखा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूज़। So this news is regarding hemophilia,
एंड क्यों ये मैन को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं व्हेन कंपेयर टू वुमेन। ये इंपॉर्टेंट है GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें कि सब टॉपिक आएगा इशूज रिलेटेड टू हेल्थ। सो हीमोफीलिया लाइफ थ्रेटनिंग है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है तो ये ब्रेन या कुछ वाइटल ऑर्गन्स हैं उसको अफेक्ट करते हैं। सो यहाँ पे आप प्रोसेस देख सकते हैं कि ये एक हेल्दी पर्सन का सेल है जो ब्लीडिंग के वक्त किस तरह से क्लॉटिंग होती है इसमें, और ये एक हीमोफिलिक पेशेंट की बॉडी सेल है। सो ये एक हेरिडिटरी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। इसको हम आगे देखेंगे कि आखिर इसमें हेरिडिटरी के जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं। सो इस कंडीशन में जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं वो मिसिंग होती है, यानी कि क्लॉटिंग के जो प्लेटलेट्स हैं वो बन नहीं पाते हैं या फिर बनने में नॉर्मल से ज़्यादा टाइम लेते हैं। सो अब एक छोटा सा इसमें एक्सप्लेनेशन ये है कि जैसे ही हमको चोट लगती है तो हमारे जो ब्लड होते हैं उसमें ब्लड प्लेटलेट्स और फाइब्रिन नाम के जो दो कंपोनेंट होते हैं जो कि एक क्लॉट बनाते हैं, और जिसकी वजह से ब्लड जो ब्लीडिंग हो रही होती है वो रुक जाती है। लेकिन अगर ये ना रुके तो काफ़ी केसेस में इसकी वजह से मौत होती है एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से। कई केसेस में ये देखा गया है कि जब ब्लीडिंग हेड में हो जाती है तो कभी कभी सीजर्स, पैरालिसिस जैसे केस आते हैं, कभी कभी हेमरेज का भी केस आता है। सो लेट्स कंटिन्यू, देखते हैं कि इसके कॉजेज़ और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। अगर कॉजेज़ की बात करें तो व्हेन ब्लड मूव्स थ्रू ब्लड वेसल, आई मीन ये तो नेचुरल है कि हार्ट ब्लड को पंप करता है तो वो नेचुरली पूरे बॉडी भर में सर्कुलेट होता है। सो नेचुरली ब्लड फ्लूइड फॉर्म में ही होता है, लेकिन जैसे ही चोट लगती है इंजरी के केसेस में इसमें क्लॉट फॉर्मेशन अपने आप शुरू हो जाता है, ताकि बॉडी चोट लगने वाले जो जगह होते हैं वहाँ से एक्सेसिवली बाहर ना निकल जाए। सो क्लॉट फॉर्मेशन भी जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड प्लेटलेट्स वगैरह ये सब शामिल रहते हैं। सो जब क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो मिसिंग होता है ड्यू टू जेनेटिक रीजंस, तो ये इस टाइप की जो डिसऑर्डर है वो अकर होता है। हेरिडिटरी फैक्टर के अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि पर्सन का इम्यून सिस्टम जो ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को है उसको ही अफेक्ट करने लगता है, इसकी वजह से भी हीमोफीलिया का केसेस आता है। सो प्रेगनेंसी के दौरान, ऑटो इम्यून कंडीशन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और कैंसर ड्रग रिएक्शन, ये काफ़ी हद तक कॉसेस हैं जिसकी वजह से हीमोफीलिया होता है। सो सिम्टम्स देख लेते हैं कुछ। सो इसके कुछ सिम्टम्स हैं जो जैसे कि अनएक्सप्लेन्ड और एक्सेसिव ब्लीडिंग, जैसे कि कट या इंजरी है वहाँ से ब्लड रुक ही नहीं रही है, ये एक तरह का सिम्टम है। लार्ज या डीप ब्रूज होता है तो उससे भी जो ब्लीडिंग हो रही है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है। अनयूजुअल ब्लीडिंग होता है अगर आप वैक्सीनेशन कर रहे हैं या फिर किसी तरह के और वे में पेनिट्रेट हुआ है आपकी बॉडी। पेन होता है, स्वेलिंग और टाइट जॉइंट्स होते हैं इसमें। यूरिन में आपका ब्लड आता है, और स्टोल यानी कि जब आप एक्सक्रीट करते हैं, टॉयलेट जाते हैं, तो भी अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो वो भी एक तरह का सिम्टम है। जनरली गर्मियों में या फिर और अदर केसेस में नोज़ में ब्लीडिंग होती है विदाउट ए नोइंग कॉज, आई मीन आपको पता ही नहीं है कि उसमें ब्लीडिंग हो रही, तो ये भी एक सिम्टम हीमोफीलिया का हो सकता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो हीमोफीलिया जो है वो वुमेन में रेयर क्यों है एंड मोस्टली मैन को ही क्यों अफेक्ट करते हैं? सो ये जो हीमोफीलिया है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जैसे ये मेल है, ये फीमेल, तो आपको पता ही है कि मेल में एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल में एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम होते हैं। सो क्योंकि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और ये हीमोफीलिया जो है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो फीमेल के पास क्योंकि 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, इस वजह से अगर ये एक
एक एक्स क्रोमोसोम अफेक्ट हो भी जाता है तो दूसरे हेल्दी एक्स सेल की वजह से वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाता है आगे। लेकिन जब एक्स क्रोमोसोम मेल का अफेक्ट होता है, यानी कि वो एक पेशेंट होता है, तो वो नेचुरल है कि वो नेक्स्ट जनरेशन को भी पास करेगा ही करेगा और डिजीज़ मैनिफेस्ट होता ही है। अगर वुमेन को हीमोफीलिया नहीं भी है तो ये चांसेस हैं कि वो एक कैरियर है इस डिजीज़ की और वो नेक्स्ट जनरेशन को पास कर सकती है। सो इसमें एक प्रोसेस है लायोनाइजेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। सो इसमें क्या होता है कि जो इनएक्टिव क्रोमोसोम होता है एक्स क्रोमोसोम, यानी कि जो हेल्दी होता है जिसमें हीमोफिलिक सिम्टम्स नहीं होते हैं, सो जो सिम्टोमेटिक एक्स क्रोमोसोम होता है उसको अफेक्ट करता है हीमोफिलिक जीन, और जिसको लायोनाइजेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम बोला जाता है। अब जब फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम अगर अफेक्टेड हैं तो इसको होमोजाइगोसिटी कहते हैं इस कंडीशन को। अब क्योंकि मदर में ये दोनों एक्स क्रोमोसोम जो है वो अफेक्टेड हैं, फादर को भी अफेक्टेड है फादर भी, तो ये हाईली चांसेस हैं कि उनके डॉटर इनहेरिट करेंगी ये बीमारी, क्योंकि हो सकता है कि दोनों के एक्स जो क्रोमोसोम है वो रिसीव करके उनकी डॉटर ये डिजीज़ मैनिफेस्ट करे। सो अब जिनको टर्नर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? ये एक रेयर केस है जिसमें जो फीमेल होते हैं वो सिर्फ 1 एक्स क्रोमोसोम के साथ पैदा होते हैं और दूसरा जो एक्स क्रोमोसोम है वो मिसिंग होता है। सो इस केस में जो उनका सिंगल एक्स क्रोमोसोम है वो अफेक्ट होता है और जिसकी वजह से वो ये डिज़ीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। विटामिन के की डिफिशिएंसी से भी ये सिंड्रोम होता है, क्योंकि विटामिन के जो है वो कोगुलेशन फैक्टर्स को प्रमोट करते हैं। सो विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, कोगुलेशन नहीं होगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, तो वो भी हेमोफिलिक स्टेज में आ जाते हैं। सो प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्या होगा आपके लिए कि हीमोफीलिया के कॉजेज और सिम्टम्स क्या हैं, रेयर क्यों है वुमेन में जो हमने डिस्कस किया, लायोनाइजेशन जो प्रोसेस था वो क्या था, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, टर्नर सिंड्रोम तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ही, एंड डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन के की इसकी वजह से और क्या क्या हो सकते हैं, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो दिस इज़ फॉर टुडे इन दिस न्यूज़। थैंक यू। कोड फॉर मेडिकल डिवाइसेस वेलकम्ड, राइट। तो मेडिकल डिवाइसेस के लिए नए कोड्स आए हैं, यूनिफॉर्म कोड्स हैं, तो उसके ऊपर क्या रीसेंट स्ट्रेटजी रही है, क्या उनका कंडीशंस था, क्या बैकग्राउंड था, कैसे उसको इंडस्ट्री ने परसीव किया है, उसके बारे में बात करेंगे। तो रिसेंटली एज यू ऑल नो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने एक ड्राफ्ट यूनिफॉर्म कोड पब्लिश किया है। किस चीज़ का कोड है? मेडिकल डिवाइस मार्केटिंग प्रैक्टिसेस का, राइट, कि मेडिकल डिवाइसेस की जो मार्केटिंग है उसकी प्रैक्टिस कैसे होनी चाहिए, उसके ऊपर एक कोड ड्राफ्ट किया, अभी ड्राफ्टिंग प्रोसेस में है। एंड इसका एम क्या है कि एक वॉलंटरी कोड लाया जाए जिससे कि रेगुलेट किया जाए किसके मार्केटिंग प्रैक्टिसेस को, किसके अंदर, मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री के अंदर। डिवाइसेस इन द सेंस कि जो मेडिकल डिवाइसेस, अपना थर्मामीटर हो गया, स्टेथोस्कोप हो गया, जितने भी डिवाइसेस हैं जो कि अपने मेडिसिनल या फिर मेडिकल इंडस्ट्री में काम में आते हैं, उसकी मार्केटिंग के लिए ये पर्टिकुलर कोड लाया गया है, राइट। अगर हम इसका बैकग्राउंड ले लेते हैं तो जो मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर है वो असेंशियल और इंटीग्रल पार्ट है इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर का। एज यू ऑल नो कि डिवाइसेस नहीं होंगे तो हेल्थ केयर सेक्टर बिल्कुल स्टॉल हो जाएगा, कैसे वो आगे बढ़ेगा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ही डिपेंडेंट है अपना हेल्थ केयर सेक्टर जो है। अब किस किस केसेस में है, प्रिवेंशन के लिए भी है, डायग्नोसिस के लिए, ऑब्वियस सी बात है डायग्नोस कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट के लिए भी, मैनेजमेंट के लिए भी, मेडिकल कंडीशन की जो मैनेजमेंट होती है, डिजीज़, इलनेस, डिसेबिलिटीज़। तो आप देख रहे हैं कि लगभग हर सेक्टर के अंदर हेल्थ केयर का जो ईच एंड एवरी सेक्टर है, हेल्थ केयर के जितने भी सेक्टर्स या सब सेक्टर्स हम बोल सकते हैं, सब सेक्टर्स जैसे कि प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, डिजीज़, इलनेस और डिसेबिलिटीज़, ये 7-8 सेक्टर्स हैं जिनके अंदर की हम डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं। तो अगर बहुत ही असेंशियल पार्ट है इन पर्टिकुलर 7 सेक्टर्स के अंदर, सब सेक्टर्स के अंदर, राइट। अगर देखा जाए करंट मार्केट साइज़ का,
तो जो मेडिकल डिवाइस सेक्टर है इंडिया के अंदर, वो उसका एस्टिमेशन है कि वो $11 बिलियन का है, और वो ग्लोबल मार्केट जो है मेडिकल डिवाइसेस का, उसका 1.5% शेयर है इंडिया का, राइट। तो अगर हम मेडिकल डिवाइसेस की सेक्टर वाइज क्लासिफिकेशन करें कि सेक्टर वाइज किस किस फील्ड में आता है, मेजरली इलेक्ट्रॉनिक्स इम्प्लांट, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, देन इम्प्लांट्स, देन कंज्यूमेबल या फिर डिस्पोजेबल्स, देन आईवीडी रिएजेंट्स और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ये मेडिकल डिवाइसेस यूज़ आते हैं, राइट। तो इस यूनिफॉर्म कोड का नीड है कि नहीं है, कि क्या सीन है, ये हम देखते हैं। इंडिया के अंदर जो भी मेडिसिनल डिवाइसेस के ऊपर रूल्स बनते हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ही बनाता है। डिपार्टमेंट ऑफ डीपीटी हम अगर बोलें डीओपी, तो डीओपी किसका पार्ट है? केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री का। केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री का ये पार्ट है। अगर आज की बात की जाए तो मेडिकल डिवाइसेस जो हैं वो उसके लिए जो कोड है वो सिंपल यही है, यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग एंड प्रैक्टिसेस, यूसीपीएमपी। फ़िलहाल ये क्या है कि कंपनीज जो हैं वो वॉलंटरीली इसको अडॉप्ट कर सकती हैं और फॉलो कर सकती हैं यूसीपीएमपी को, राइट। और ये सिर्फ प्राइमरीली एप्लीकेबल है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ऊपर, राइट। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ये एक्नॉलेज कर रहा है कि जो मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री है वो बिल्कुल ही सेपरेट इंडस्ट्री है व्हेन वी आर कंपेयर्ड इट टू फार्मास्यूटिकल कंपनीज, राइट। तो वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से अलग है बिल्कुल, कौन सी? मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री जो है, और उसके लिए एक यूनिक और उसके लिए खुद का एक सेपरेट कोड होना चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये अभी फ्रेम करने की सोची है यूनिफॉर्म कोड फॉर मेडिकल डिवाइसेस मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, यूसीएम डीएमपी, राइट। अब इसी के लिए जैसे हमने पहले बात करें, रिसेंटली एक ड्राफ्ट पब्लिश किया था और उसने वॉलंटरी कोड की अडॉप्ट कर सकते हैं, और गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया था कि स्टैट्यूटरी कोड भी ले सकते हैं अगर वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो, राइट। मूविंग ऑन, तो इसके साइलेंट फीचर्स क्या हैं? किसके? यूनिफॉर्म कोड फॉर मेडिकल डिवाइस प्रैक्टिसेस मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, राइट। इस पर्टिकुलर जो कोड लाया गया है इसके फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए। तो इसमें क्या है कि कोई भी प्रोफेशनल या एंटिटी ऑथराइज्ड है, जो कि ऑथराइज्ड है हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, या फिर आइटम्स प्रोवाइड करने के लिए, या फिर डिसीजन मतलब ख़रीदने, प्रिस्क्राइब या ऑर्डर करने के डिसीजन में इन्वॉल्व है और रिकमेंड करता है एक मेडिकल डिवाइस इन इंडिया, इनको हम बोलेंगे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपैरेटिव एडवर्टीजमेंट की, तो इसमें जो पहले प्रायर कंसेंट लेनी पड़ती थी कॉम्पिटिटर्स की, तो वो ब्रांड नेम को यूज़ करने के लिए फ़िलहाल नहीं लेनी पड़ेगी, एज लॉन्ग एज द फीचर ऑफ द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट दैट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन इज़ क्लियरली स्पेसिफाइड विद इन द एडवर्टीजमेंट। जैसे पहले ये होता था कि जो कंपेरेटिव एडवर्टीजमेंट होते थे तो उसमें दूसरी कंपनी का नहीं, ऐसे धुंधला दिखाते थे कि और चीज़ों से देखते तो हमारा इसलिए अच्छा है प्रोडक्ट। लेकिन अब ये दे दिया है कि अगर आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट में उसका कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप जो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है उसी कंपनी का नाम आप यूज़ कर सकते हो, राइट। अब इसके अंदर मेडिकल डिवाइस जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनका रोल क्या है? तो जो रीसेंट कोड है इसमें इनका रोल और मजबूत किया है और इन्वॉल्विंग रोल किया है, ताकि कि एक सेटिंग बैठ सके जिससे कि ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को भी एक जगह मिल सके इस पर्टिकुलर कोड के अंदर। अब ये रिप्रेजेंटेटिव्स करेंगे क्या? तो ये कोड एक्सपेक्ट करता है कि ये टेक्निकल सपोर्ट देंगे, राइट, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को, हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस को, और सेफ़ एंड इफेक्टिव यूज़ ऑफ डिवाइसेस का ये सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, राइट। अब इसके लिए इनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो ट्रेनिंग जो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की, मेडिकल डिवाइसेस कंपनी जो हैं वो तो कोड ये एक्सपेक्ट करता है कि कंपनीज़ उनको ट्रेनिंग सेशन डेवलप करेगी जिससे कि उनका इफ़ेक्टिव यूज़ डिवाइसेस का, उनका यूसेज कैसे करना है, प्रोसीजर जो है यूज़ का, वो कंपनी ही बाय डिफ़ॉल्ट उनको बताएगी, जिससे कि
जो HCP है या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। उसके अलावा फिफ्थ अगर पॉइंट पे चलते हैं तो नो गिफ्ट की एक पॉलिसी है। नो गिफ्ट मतलब या तो कोई गिफ्ट, कोई प्रिक्योनरी एडवांटेज दे रहा है, कोई बेनिफिट है, सप्लाइड या ऑफर्ड या फिर प्रॉमिस करता है किसको, एक पर्सन को जो कि क्वालिफाइड है प्रिस्क्राइब मेडिकल डिवाइस सप्लाई करने के लिए, मेडिकल डिवाइस की कंपनी है, उसके एजेंट्स हैं, उसके थ्रू अगर कोई भी उसको गिफ्ट पॉलिसी करता है तो वो नो गिफ्ट पॉलिसी की बैन है इस कोड के तहत कि ऐसा कोई भी नहीं कर सकता क्वालिफाइड पर्सन को, राइट। तो इसमें इस रिस्ट्रिक्शन को दूर कर दिया गया है किसको, जहाँ पे कि न्यू प्रोडक्ट पहले बोलते थे कि नया मार्केट में नया आया है, राइट। तो ये नए वाले को हटा दिया है रिस्ट्रिक्शन की, न्यू वर्ड को आप यूज़ नहीं कर सकते थे पहले, अब ये हटा दिया गया है, राइट। मेडिकल डिवाइसेस मस्ट नॉट बी प्रमोटेड प्रायर टू ऑब्टेनिंग रिक्विजिट रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेस अंडर द मेडिकल डिवाइस रूल्स। तो जब तक आपके डिवाइस को रजिस्ट्रेशन या फिर लाइसेंस नहीं मिल जाता है, दोनों चीज़ नहीं मिल जाती है सेल के लिए, किसके अंडर, मेडिकल डिवाइस रूल 2017 के अंदर, तब तक आप उसका प्रमोशन नहीं कर सकते हैं। इसके फीचर्स थे। अब इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा ये देखते हैं। तो एक यूनिफॉर्म कोड ट्रांसलेट होगा क्रेडिबल हेल्थ केयर डिलीवरी के अंदर, राइट। और जो नाइट ऑपरेटर्स रहते हैं, जो रात में काम करने वाले हैं, या फिर नाइट ऑपरेटर्स इन द सेंस जो ब्लैक मार्केट वाले रहते हैं, जो कि ग्रेट रिस्क है पेशेंट्स के लिए भी और मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री के रेपुटेशन के लिए भी, उनको कर्व करने में ये मदद करेगा। जो मेडिकल डिवाइसेस है वो कैरेक्टरिस्टिकली डिफरेंट रहती है फार्मास्यूटिकल्स से, राइट। तो इसीलिए वजह से उसका एक सेपरेट कोड जो था वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, ताकि जो मार्केटिंग प्रैक्टिस की एथिकल मार्केट प्रैक्टिस है उसको एक्यूरेटली कैप्चर कर पाए कि हाँ ये पर्टिकुलर सेक्टर कितना इम्प्रूव कर रहा है या फिर कितना इन्वॉल्वमेंट है इसका इस मेडिकल इंडस्ट्री एज अ होल के अंदर, राइट। इसके अलावा जो UCM DMP का इम्प्लीमेंटेशन है वो एक बिग स्टेप होगा, जिससे कि जो पेशेंट का इंटरेस्ट है, राइट, उस पेशेंट को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छा स्टेप है, और अनएथिकल एलिमेंट्स जो भी हैं उसको रिस्ट्रेन करेगा, राइट। और रिस्टोर करेगा कॉम्पिटिटिवनेस को अंदर, कि दो कंपनीज आपस के अंदर कॉम्पिटिटिवनेस की एक भावना लेते हुए आगे बढ़ सके, इस चीज़ को ये आगे बढ़ाएगा, राइट। ये दिस वॉज द ऑल ऑफ काइंड ऑफ एन जेस्ट और वी कैन से समरी ऑफ द आर्टिकल, एंड एज whenever the new features or the new news will be on this particular segment, we'll be covering that also in our upcoming videos. Okay, moving on to the next. Retirement spree in Supreme Court may affect efforts to scale down pendency. So as you all know, we had a lockdown for 2 years and none of the administrative machinery was working, and due to which Supreme Court was also not working, and in this period of time they had a lot of pendency in the cases, and we also have a great history of pendency in the Supreme Court cases or judiciary as a whole. So what's the news in current is that now the topmost, or we can say the senior officials of the Supreme Court or the judiciary will be retiring, right? So if a particular segment or the topmost system, topmost administrative officials will move out from the Supreme Court, so the effects they were putting to overcome the issue of pendency will again be halted, right? Okay, let's start with it. The retirement of the topmost rung of the judiciary in 2022 would encompass changes in the powerful Supreme Court collegium. So as I said earlier, that the topmost rung of the judiciary will be retiring this year, and it will affect the collegium system. Starting from May 2022, a number of Supreme Court judges will be retiring, right? These are 7 impending retirements in the 7 month, right? अब आगे आने वाले 7 मंथ के अंदर 7 रिटायरमेंट्स प्लान्ड हैं या फिर बाकी हैं, ओके। व्हेन वी टॉक अबाउट पेंडेंसी ऑफ केसेस, अगर हम स्टैट्स की बात करें अप्रैल 1 of 2022, तो सुप्रीम कोर्ट के स्टैट्स कहते हैं
कि 70,362 केसेस अभी भी पेंडिंग है 1 अप्रैल 2022 के हिसाब से। हालांकि 19% ऑफ देम आर नॉट रेडी टू बी प्लेस्ड बिफोर अ बेंच फॉर जुडिशियल हियरिंग एज दे डोंट हैव कंप्लीटेड द रिक्वायरमेंट प्रिलिमिनरीज। इसमें से 19% अगर अप्रॉक्सीमेट हम मान के चले तो 14,000 के आसपास ने अभी रेडी नहीं है कि उसको हम बेंच के सामने लेके आ पाएँ। क्यों? क्योंकि जो उनकी प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो उनको अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। वाइल 52,110 एडमिशन मैटर्स है और 18,522 रेगुलर हियरिंग केसेस है। अब इनके अंदर जो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस है वो टोटल करती है 422, राइट। तो ये जनरल पेंडेंसी ऑफ केसेस हमने अगर एक ओवरव्यू लेना था तो ये ले लिया। अगर इसके अंदर और डिटेल में बात करते हैं तो इंडिया का जो लीगल सिस्टम है उसके अंदर लार्जेस्ट बैकलॉग पेंडिंग है केसेस का, राइट। ये रिकॉर्ड है आपस इंडिया का ये रिकॉर्ड है कि लार्जेस्ट बैकलॉग ऑफ केसेस है इन द वर्ल्ड। कितने हैं? 30 मिलियन पेंडिंग केसेस, राइट। द नंबर ऑफ इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग और ये एज यू ऑल नो दैट एवरी डे द नंबर इज़ इंक्रीजिंग एंड ये डेली का बढ़ता हुआ नंबर ही इस पर्टिकुलर लीगल सिस्टम की इनएडिक्वेसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी वजह से ड्यू टू दिस बैकलॉग मोस्ट ऑफ द प्रिजनर्स जो हैं वो डिटेनीज हैं जो कि ट्रायल का अवेट कर रहे हैं, राइट। अगर हम पेंडेमिक की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट पेंडेमिक के बाद अभी रिसेंटली ही उसने फिज़िकल हियरिंग शुरू करी थी। वर्चुअल हियरिंग 2 साल से चल रही थी और फिज़िकल हियरिंग को अभी रिसेंटली शुरू किया था। कोर्ट अभी फ़िलहाल बेंचेस को जगल कर रहा है, यहाँ से वहाँ जजेस अलग अलग कॉम्बिनेशन में बैठ रहे हैं, स्पेशल ब्रांचेस तो क्विकली हियर एंड डिस्पोज पेंडिंग मैटर्स, ताकि रिसेंटली जल्द से जल्द ये पूरी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। और मेजरली जो अगर हम बात करते हैं तो इसमें डेथ पेनल्टी केसेस भी इंक्लूडेड हैं। तो जो अब रिसेंटली जैसे लगा कि हाँ सब चीज़ को जल्दी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एफर्ट्स डाले, लेकिन अब इस जो रिटायरमेंट्स है इसकी वजह से ये इस रिकवरी को स्लो कर देगा। कौन सी रिकवरी को? पेंडेमिक की वजह से जो वर्चुअल मीटिंग्स और पुराने जो बैकलॉग्स थे उनको अभी सही करने के लिए जो ये स्पीड बढ़ाई थी ये रिटायरमेंट की वजह से वो स्लो हो जाएगी। और इसके अलावा हम रिटायरमेंट की बात नहीं करते तो ऑलरेडी 2 सीट्स कम थी, राइट। ऑलरेडी 2 वैकेंसीज थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके बाद अभी रिटायरमेंट भी हो गया तो जितना भी रिटायरमेंट हो उसके बाद भी 2 वैकेंसीज और हैं। तो करंट अगर वर्किंग जुडिशियल स्ट्रेंथ रखें तो 32 है और टोटल सैंक्शन है 34। एज यू ऑल नो कि 2 वैकेंसीज अभी खाली थी। ओके, तो खाली वैकेंसीज की बात करें तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट कैसे होता है, राइट। तो अगर हम बात करें आर्टिकल 124 क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑन द सुप्रीम कोर्ट। और ये आर्टिकल कहता क्या है? एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का हर एक जज शुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, राइट। कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के हर एक जज को अपॉइंट करेगा। प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन द स्टेट एज वेल एज प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी। अब प्रेसिडेंट को जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो इन जजेस से वो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से वो जब चाहे, या तो स्टेट चाहे या फिर जब उसको लगता है कि हाँ नेसेसरी हम बात करनी चाहिए, तब उनसे वो बात कर सकता है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो हमेशा ही इनके अपॉइंटमेंट की जो जजेस की जो अपॉइंटमेंट है उनके अंदर वो पूछा जाएगा उसको, अदर देन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं तो उसमें सीजीआई का कोई रोल नहीं होगा। अब इस जो कंसल्टेड वाली जो बात है, राइट, कंसल्टेड जो वर्ड आपको दिख रहा है, तो ये कंसल्टेड के ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी है, राइट। तो कंट्रोवर्सी क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन गिव द सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस स्टेटस ऑफ कंसल्टेंट, राइट, कि सिर्फ कंसल्ट करेंगे और तो डिसीजन है अपॉइंटमेंट का वो एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर रहेगा। ये सिर्फ कंसल्ट कर सकते हैं कि हाँ इसको बनाना चाहिए, अपने ओपिनियन देंगे और ठीक है आगे बढ़ेगा मैटर। अगर एग्जीक्यूटिव को लगता है कि हाँ इसके ओपिनियंस ठीक हैं या फिर उसको मैटर करेंगे कि हाँ ओपिनियन लिया तो करना चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहे तो वो अपने हिसाब से भी अपॉइंटमेंट कर सकता है, राइट।
तो इसकी वजह से जो कोलिजियम सिस्टम है, जो कि अपॉइंटमेंट केसेस, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो अपॉइंट करता है उसके लिए कोलिजियम सिस्टम है, तो उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ थ्रू पीरियड ऑफ टाइम्स, ये हम देखते हैं। हम बात करें 1981 के अंदर फर्स्ट जजेस केस आया। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि कंसल्टेशन डज नॉट मीन कॉन्करेंस। कंसल्टेशन का मतलब ये नहीं कि जो इन्होंने बोल दिया वो करना ही पड़ेगा, कि हमारी और इनकी सहमति होती है, राइट। जो प्राइमेसी इसमें एग्जीक्यूटिव को मिली ओवर जुडिशरी एंड जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स फॉर द नेक्स्ट 12 ईयर्स। तो आगे के 12 साल के लिए इन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव को जो अच्छा लगेगा वो ही सर्वोपरि होगा, उसके ही डिसीजन, एग्जीक्यूटिव के जो डिसीजन है वो ऊपर होंगे व्हेन कंपेयर टू जुडिशरी, राइट। नेक्स्ट सेकेंड जजेस केस ऑफ 1983 के अंदर कोर्ट ने रिवर्स किया अपना पुराना डिसीजन और जो कंसल्टेशन का जो मीनिंग था उसको कॉन्करेंस में कर दिया, राइट। और इसके बाद क्या हुआ कि अगर सीजीआई से आपने एडवाइस ले ली तो और उसने एडवाइस दे दी तो वो एडवाइस बाइंडिंग हो जाएगी आपके ऊपर, कि अब उस जो भी उसने एडवाइस दी उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। अब इस जो एडवाइस ये देगा सीजीआई, उसके अंदर इसको अकाउंट लेना पड़ेगा टू ऑफ हिज सीनियर मोस्ट कॉलीग्स। तो सुप्रीम कोर्ट में जो भी सीनियर मोस्ट कलीग्स होंगे उनका ये ओपिनियन लेके ही ये अपनी जो रिकमेंडेशन है, जो एडवाइस है वो देगा, राइट। थर्ड जजेस केस 1998 की बात करें तो कोर्ट ने प्राइमेसी दी ओपिनियन ऑफ द सीजीआई इन मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अगर जजेस का अपॉइंटमेंट होता है तो सीजीआई का ओपिनियन को प्राइमेसी दी, लेकिन चीफ जस्टिस को इस केस में भी 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा, राइट। और इनके जो भी ओपिनियन होंगे कोलिजियम के, ये शुड बी इन राइटिंग, राइटिंग में ये ओपिनियन होने चाहिए। अगर मेजॉरिटी ऑफ कोलिजियम जो है वो अगेंस्ट अपॉइंटमेंट ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, तो वो पर्सन को अपॉइंट नहीं किया जाना चाहिए, राइट। मूविंग ऑन, तो अभी हाल फिलहाल प्रोसीजर क्या है? फिलहाल जो जजेस है वो एमओपी के जरिए होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जिसको बोलते हैं। ये क्या है? ये एक ऐसा प्रोसीजर या जजमेंट कह सकते हैं जिसके ऊपर कि दोनों की सहमति, गवर्नमेंट और जुडिशरी दोनों की सहमति है ड्यूरिंग अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, राइट। अब जैसे कि पता है कि कोलिजियम सिस्टम एक जुडिशियल इनोवेशन है, ये लेजिस्लेशन या कॉन्स्टिट्यूशन टेक्स्ट के तहत नहीं है, तो एमओपी उसको वर्किंग के अंदर लेके आता है। एमओपी फिक्स करता है प्रोटोकॉल जिसके अंदर की जो कोलिजियम सिस्टम है वो कैसे काम करेगा। तो हायर जुडिशरी के जितने भी जजेस हैं वो सिर्फ कोलिजियम सिस्टम के थ्रू ही अपॉइंट होते हैं, और गवर्नमेंट हैज़ अ रोल ओनली आफ्टर नेम्स हैव बीन डिसाइडेड बाय द कोलिजियम। अब गवर्नमेंट का रोल तभी आएगा जब कोलिजियम अपना जो डिसीजन है वो डिसाइड कर लेगा कि हमें इसको अपॉइंट करना है नहीं करना है, राइट। द गवर्नमेंट्स रोल इज़ लिमिटेड, इसमें भी लिमिटेड है, गेटिंग एन इंक्वायरी कंडक्टेड बाय द इंटेलिजेंस ब्यूरो इफ अ लॉयर इज़ टू बी एलिवेटेड एज अ जज इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, राइट। अब इसके अंदर भी गवर्नमेंट का रोल ही बहुत कम है कि अगर एक लॉयर को प्रमोट करके हम जज बनाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का, तो उसके अंदर भी आईबी की इंक्वायरी कंडक्ट होगी और उसके बाद ही उसकी चीज़ वो उस पर कोई डिसीजन बनाया जाएगा। इसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी हो सकते हैं, क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं कोलिजियम चॉइसेस के ऊपर, लेकिन अगर कोलिजियम रिट्रीएट कर देता है सेम नेम के साथ तो गवर्नमेंट बाउंड है कि उसको अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट हो रहा है तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा वो अगर हम बात करें तो अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है एक आदमी को तो सबसे मेन तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उसके बाद 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, राइट। ये तो मस्ट हो गया। अब इसके अलावा 3 कंडीशन और है, इसमें से कोई भी एक फुलफिल करेगा तो वो एलिजिबल होगा। सबसे पहली क्या है? 5 साल का एक्सपीरियंस एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, राइट। 10 साल का एक्सपीरियंस है एज अ जज ऑफ एज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, राइट। या फिर प्रेसिडेंट की ओपिनियन में एक डिस्टिंग्विश्ड यूरिस्ट है, राइट, तो ही उसका अपॉइंटमेंट किया जाएगा। तो अपॉइंटमेंट हो गया तो ये तो चलो ठीक है, प्रोसीजर हो गया, कोड है, जो भी बात है, लेकिन जो जुडिशरी का अंडर परफॉर्मेंस है उसके फैक्टर्स क्या हैं? सबसे मेजरली तो पेंडिंग केसेस बहुत है, हैवी एरियर्स जो पहले से पेंडिंग केसेस है वो बहुत ज़्यादा हैं अलग अलग कोर्ट्स के अंदर, राइट। और ये अभी के नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ तब से ये दिक्कत चल रही है। प्राइमरी फैक्टर जो कंट्रीब्यूट करता है इस एक्सप्लोजन को, उसको जस्टिस मालिमत कमेटी ने बताया था और उसके रीजंस हाईलाइट किए थे, राइट।
वो रीजन्स की अगर अपन बात करें तो पॉपुलेशन का जो एक्सप्लोजन हुआ है, जो हाईएस्ट पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उसके कुछ रीजन्स हैं। लिटिगेशन का कि लोग आए दिन केसेस हो रहे हैं, इसका भी है। लेजिस्लेशन का जो ड्राफ्टिंग है वो परफेक्ट नहीं है, राइट। फिर एक ही मुद्दे पे मल्टीपल अपील्स हो जाती हैं, प्लूरलिटी या फिर एक्यूमुलेशन ऑफ अपील्स, राइट। जजेस की स्ट्रेंथ बहुत कम है, जैसे अभी हमने देखा कि 34 अलाउड है लेकिन स्टिल 32 अपॉइंटमेंट है, अब उसमें अपॉइंटेड है और उसमें से भी अब रिसेंटली इन अपकमिंग मंथ्स देयर विल बी रिटायरमेंट्स, तो जो वैकेंसी है वो बढ़ती जाएगी, राइट। इसके अलावा फेलियर टू प्रोवाइड एडिक्वेट फोरम्स टू अपील अगेंस्ट क्वासी जुडिशियल ऑर्डर्स, जो जुडिशली ऑर्डर्स आए हैं क्वासी जुडिशियल, उसके खिलाफ या उसके लिए जो एडिक्वेट फोरम्स होने चाहिए अपील करने के लिए, वो नहीं है। लैक ऑफ प्रायोरिटी फॉर डिस्पोजल ऑफ ओल्ड केसेस, तो ओल्ड केसेस को प्रायोरिटी पे डिसॉल्व करने की प्रायोरिटी या फिर लैक नहीं है, इच्छा नहीं है कि हाँ पुराने केसेस को फटाफट ख़त्म किया जाए। क्यों? क्योंकि इम्प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन है बेंचेस का, राइट। उसके अलावा अपॉइंटमेंट इन क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ के अंदर जो अपॉइंटमेंट होता है उसका भी एक इशू है। अगर हम आगे की बात करें तो आगे क्या करते हैं, तो पेंडेंसी के लिए टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब कर देनी चाहिए हर केसेस के ऊपर बेस्ड ऑन प्रायोरिटीज़। तो टाइम स्टैंडर्ड सेट करने से क्या होगा, डिफरेंट केसेस के लिए वेरी करेगी और डिफरेंट कोर्ट्स में होगी, तो ये अपने टाइमली ख़त्म कर पाएंगे, तो थोड़ा पेंडेंसी है जो उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो ADR है या फिर अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है उसको प्रमोट करना चाहिए और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स को प्रमोशन मिलना चाहिए, राइट। दिस वॉज द ऑल काइंड ऑफ एन ब्रीफ ओवरव्यू कि जो रिसेंट रिटायरमेंट्स है उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब इसके अंदर हमने बात करी कि सुप्रीम कोर्ट कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट होते हैं, राइट। अगर हम शुरू से बात करें तो पेंडेंसी की बात करी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कैसे पेंडेमिक के बाद स्पीड अप किया पेंडेंसी ख़त्म करने के लिए, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है अपॉइंटमेंट्स के लिए, राइट। कोलिजियम सिस्टम इवॉल्व कैसे हुआ, उसके बाद अभी हाल फिलहाल हम जो सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं वो कैसे अपॉइंट करते हैं, MOP की बात करी थी हमने इसके अंदर। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके अलावा जो जुडिशरी का अंडर परफॉर्मेंस है वो किस वजह से, इसके अंदर हमने मालिमत कमेटीज़ की जो रिकमेंडेशन या जो हाईलाइट्स जो उन्होंने देखा वो हमने बात करी। और उसके अलावा उन्होंने एक वे फॉरवर्ड बताया कि हम ये पर्टिकुलर चीज़ें अगर इनपुट लेते हैं तो शायद पेंडेंसी ऑफ केसेस को कम करने में मदद मिलेगी, राइट। दीज वर ऑल फ्रॉम टुडे एंड विल बी कवरिंग मोर आर्टिकल्स टुमारो। ओके, थैंक यू सो मच।